हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय तीसरा है। यहां पर हम लोग हमारी बदलती पृथ्वी अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी निरंतर गतिशील है, यानी इसके आंतरिक और बाह्य भाग में लगातार गतियां हो रही हैं। हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। इसकी जो सबसे ऊपरी लेयर है उसको क्रस्ट या फिर भूपर्पटी कहा जाता है। क्रस्ट के नीचे जो है मेंटल पाया जाता है, यानी क्रस्ट के नीचे जो है मेंटल पाया जाता है और मेंटल के नीचे जो परत पाई जाती है उसको कोर कहा जाता है। जो आपका मेंटल है, मेंटल में ही तरल अवस्था में मैग्मा भी पाया जाता है, मेंटल में ही तरल अवस्था में इसमें मैग्मा भी पाया जाता है। देखिए जो मेंटल है, मेंटल को 2 परतों में डिवाइड किया गया है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको अपर मेंटल कहा जाता है और निचले वाले हिस्से को लोअर मेंटल कहा जाता है। तो जो क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, ये दोनों मिलकर जो है स्थल मंडल प्लेट का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर जो है स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इन दोनों से मिलकर स्थल मंडल या फिर लिथोस्फीयर बनता है। और जो हमारा स्थल मंडल है ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्थल मंडल है इसमें अनेक बड़ी और कुछ छोटी आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर की प्लेटें टिकी हुई हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था, जो आपका स्थल मंडल है ये तरल मैग्मा के ऊपर स्थित है। क्योंकि ये पिघला हुआ जो मैग्मा है एक वृत्तीय रूप में लगातार घूमता रहता है, इसलिए इसके ऊपर स्थित ये प्लेटें हैं, इनमें भी धीमी गति से जो है संचलन होता है। और ये प्लेटें जो है 1 वर्ष में या 2 वर्ष के अंतराल में कुछ कुछ मिलीमीटर्स में सेंटीमीटर्स में गति करती हैं। इन प्लेटों की गति करने की वजह से जो आपकी पृथ्वी का सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह है, इसमें भी परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पर फिर बताया गया है कि पृथ्वी की जो गति है इसको उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसकी वजह से पृथ्वी पर ये गतियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर है अंतर्जनित बल, यानी एंडोजेनिक फोर्सेस। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित जो बल हैं ये कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो आकस्मिक गति है इसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। वहीं बहिर्जनिक बलों में, जिन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, तो ये जो बल हैं ये पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी की जो गतियां हैं उनके पीछे दोनों बल उत्तरदायी हैं। पहला है अंतर्जनित और दूसरा है बहिर्जनित। अंतर्जनित में भी 2 पार्ट हैं, आकस्मिक बल वाला पार्ट है, दूसरा है पटल विरूपण। देखिए आपकी किताब में जितना बताया गया है उतना मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि जैसा कि हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है, जितना आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उतना ही या उससे डबल या ट्रिपल जो है आपको क्लास 11th में भी पढ़ना पड़ेगा। यानी ये चीज फिर से रिपीट होने वाली है। तो जो अंतर्जनित बल है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो आकस्मिक बल वाला पार्ट है, दूसरा पटल विरूपण वाला पार्ट है। आकस्मिक बल में भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन, ये सब आकस्मिक बल हैं। पटल विरूपण का मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो है प्लेटें पाई जाती हैं और ये प्लेटें लगातार गति कर रही हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ सतह का निर्माण भी होता है, यानी पटल विरूपण की वजह से जो पर्वत इत्यादि उनका निर्माण भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक प्लेट ही है वो बीच से टूट रही है, तो टूटने की वजह से बीच में भ्रंश भी पड़ जाते हैं, तो पृथ्वी में खाई टाइप भी बन जाती है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई, पटल विरूपण बल आ जाता है इसी अंतर्जनित बल में। वहीं बहिर्जनित बल की बात करें तो बहिर्जनित बल में जो है अपर्दन और निक्षेपण आ जाते हैं। अपर्दन और निक्षेपण किससे होते हैं? नदी या फिर बहते जल से अपर्दन या निक्षेपण होता है। पवन भी इसमें सहयोग करती है, समुद्री तरंगें भी अपर्दन और निक्षेपण करती हैं, हिमनद भी अपर्दन और निक्षेपण करते हैं, जिनसे पृथ्वी की बाह्य सतह पर परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी की गतियों में अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, इन दोनों का ही योगदान है। अंतर्जनित में भी यहाँ पे बता दिया आकस्मिक बल आ जाता है और पटल विरूपण बल आ जाता है। हालांकि आपकी किताब में केवल आकस्मिक बल पर ही फोकस दिया गया है, पटल विरूपण बल के बारे में इसमें नहीं बताया गया, क्योंकि इसके बारे में हम क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अंतर्जनित बल में ही बात करते हैं ज्वालामुखी की। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ज्वालामुखी के बारे में देख पा रहे हैं, ये ज्वालामुखी की संरचना है। जो आपका मेंटल है, मेंटल में ही तरल अवस्था में मैग्मा भरा होता है और मेंटल के ऊपर वाली जो परत है वो परपटी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैग्मा कोष्ठ है, मैग्मा भरा हुआ है और एकदम आप देख पा रहे हैं मैग्मा ऊपर की ओर निकलकर बाहर आ रहा है। क्रेटर जो कि आप देख पा रहे हैं, ज्वालामुखी का जो ऊपर वाला मुंह होता है उसको क्रेटर कहते हैं, और जो नली देख रहे हैं आप उसको निकास या फिर वेंट कहते हैं। जब ये मैग्मा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है तब इसको लावा कहा जाता है। देखिए पृथ्वी की सतह पर जब ये मैग्मा निकलता है तो मैग्मा के साथ साथ गैस और राख भी निकलती है, जो कि पृथ्वी के वातावरण में फैल जाती है। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ जो है अचानक बाहर निकलते हैं, इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इसके बाद है भूकंप, यानी अर्थक्वेक।
देखिए, जब स्थल मंडलीय प्लेटें गति करती हैं तो इनकी गति की वजह से पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और इसी कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र या फिर फोकस कहा जाता है। तो उद्गम केंद्र वह स्थान होता है जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है और यह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके जो निकटतम स्थान है, यानी उसके ठीक ऊपर वाला जो स्थान होता है, इसको अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे, उद्गम केंद्र के जस्ट ऊपर जो स्थान है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र से चारों ओर तरंगें जो फैल जाती हैं। देखिए, अधिकेंद्र के पास में जो भी स्थान होंगे वहां पर सर्वाधिक हानि होगी और जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी भूकंप की जो तीव्रता है ये भी धीरे धीरे कम होती जाती है। यहां पर भूकंप की जो तरंगें हैं उनको बताया गया कि भूकंप की तरंगें जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की तरंगों में पी तरंगें अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। देखिए, पी तरंगों को प्राइमरी वेव्स बोला जाता है। इसके बाद एस तरंगें या फिर अनुप्रस्थ तरंगें हैं। एस तरंगों को सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। फिर आपकी जो है एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें हैं। इन तरंगों के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूँ, क्लास 11th में ये चैप्टर हम दोबारा पढ़ेंगे और वहां पर हम इन सब चीज़ों को फिर से डिटेल में जानेंगे। अभी क्लास 7 के स्तर पर पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7 के स्तर पर जो जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही हम केवल जानेंगे। तो इतना जान लीजिए कि भूकंप की जो तरंगें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज तक कोई भी ऐसा यंत्र नहीं बना है जो कि भूकंप की भविष्यवाणी कर पाए कि कब और किस जगह पर भूकंप आएगा, कौन से टाइम पर आएगा। जैसे कि हम मौसमी जो घटनाएं हैं, वर्षा, तूफान, आंधी, इनका पूर्वानुमान कर सकते हैं, लेकिन हम भूकंप का पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा यंत्र नहीं बन पाया है जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी दे पाए कि कब भूकंप आएगा और कितनी तीव्रता से आएगा। तो भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम अपने आसपास जो भी भवन वगैरह बनवाते हैं, उन भवनों को अगर इस प्रकार से बनाएं कि भूकंप को झेल सकते हैं, तो हम भूकंप से बच सकते हैं। या फिर जागरूकता फैलाएं लोगों को कि भूकंप आएगा तो क्या करना चाहिए, मैदान में चले जाना चाहिए, अपने आप को, खुद को आसपास की बिल्डिंगों से दूर रखना चाहिए। इस तरह के अगर हम उपाय लोगों को बताएं तो लोग उन चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाएंगे। जब भी भूकंप आएगा तो पहले से सचेत होकर अपने जो भी उपाय आपने बताए हैं उन उपायों का पालन करेंगे और अपने आप को क्षति से बचाएंगे। तो इस तरह से हम उनके प्रभाव को, भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं। देखिए, भूकंप का जो मापन है एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी, ये सीज्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंप की जो तीव्रता है इसको रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है उसे शक्तिशाली माना जाता है, और जिस भूकंप की तीव्रता जो 7 से अधिक होती है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा विनाशकारी माना जाता है। अब देखिए, इसके बाद है मुख्य स्थलाकृतियां यानी मेजर लैंडफॉर्म्स। हमारी पृथ्वी की जो बाहरी सतह है जिसको हम देख रहे हैं उसे हम दृश्य भूमि या फिर धरातल भी कहते हैं। तो हमारा धरातल जो है लगातार विघटित हो रहा है, इसमें लगातार परिवर्तन आ रहे हैं और इन परिवर्तनों के पीछे 2 प्रक्रम उत्तरदायी हैं। इनमें एक प्रक्रम है अपक्षय और दूसरा प्रक्रम है अपरदन। इन 2 प्रक्रमों की वजह से हमारी जो दृश्य भूमि है ये लगातार विघटित होती रहती है। तो पृथ्वी की जो सतह है इस पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। यानी सूर्य के प्रकाश की वजह से जो सेलें होती हैं समय के साथ कमजोर पड़ जाती हैं और स्वतः ही टूट जाती हैं, तो इस प्रक्रम को अपक्षय कहा जाता है। वहीं भूदृश्य पर जो जल, पवन या हिम जैसे जो विभिन्न घटक हैं इनकी वजह से जो क्षय वगैरह होता है, इनकी वजह से जो मतलब चट्टान टूटती फूटती हैं उसे अपरदन कहा जाता है। वायु या जल जो है ये अपरदित पदार्थों को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और कहीं एक जगह निक्षिपित कर देते हैं। यानी अपरदन और निक्षेपण के जो प्रक्रम है ये पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि जो नदी है या फिर जो हिमनद है इनके द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि नदी के कार्य, वर्क ऑफ रिवर। तो नदी का जो जल है इस जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। यानी जब नदी अपने उद्गम स्रोत से निकलती है तो निकलने के पश्चात अपने साथ तमाम पदार्थों का अपरदन करती है। जो अपनी जो घाटी वगैरह होती है इसको चौड़ा करती जाती है, यानी अपरदित करती जाती है। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो वहां पर यह जलप्रपात या वाटरफॉल बनाती है। देखिए, आपने देखा होगा कि कई नदियां जो होती हैं किसी ऊंचाई वाले स्थान से गिरती हैं। तो ऊंचाई वाले स्थान से जब नदी गिरती है तो अपने ऊंचाई वाले स्थान से गिरने की वजह से वहां पर जो है एक वाटरफॉल या फिर जलप्रपात का निर्माण करती है। जब नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, चूंकि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जो नदी की जो गति होती है ये मंद हो जाती है। तो मंद होने की वजह से नदी जो है ये मोड़दार मार्ग बनाने लगती है। इस तरह से मोड़दार मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहा जाता है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैदान में पहुंच गए, मैदान में पहुंचने के बाद इसकी जो गति मंद हो गई है, मंद होने की वजह से यहाँ पर ये मोड़दार मार्ग बना रही है, इसको विसर्प कहा जाता है। और जो विसर्प है, विसर्पों के किनारों पर क्या होता है, लगातार अपर्दन और निक्षेपण होता रहता है। तो एक समय ऐसी सिचुएशन आती है कि जो विसर्प का जो किनारा है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये निक्षेपों की वजह से पट जाता है। और कई बार क्या होता है, ये हिस्सा बिल्कुल कट के अलग हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और नदी के वाला ये हिस्सा जो डायरेक्ट यहाँ से जुड़ गया, तो नदी की एक धारा जो है सीधी यहाँ से जुड़ जाएगी, और ये हिस्सा जो पानी वाले अलग रह जाएगा। तो इस तरह का जो अलग हिस्सा रह जाता है, इसको चाप झील कहा जाता है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण की वजह से जो विसर्प लूप होते हैं नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या फिर ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि नदी की जो तली होती है, इसमें अवसाद या सिल्ट भर जाते हैं। तो नदी की तली में अवसाद या सिल्ट भरने की वजह से जो नदी की जल ग्रहण क्षमता होती है, ये कम हो जाती है। अब मान लीजिए किसी साल ज़्यादा बारिश हो गई, तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदी में अतिरिक्त पानी आ गया। अब चूंकि नदी की तली में अवसाद भरे हुए हैं, इस वजह से नदी की जो जल ग्रहण क्षमता है कम हो चुकी है और पानी है ज़्यादा। तो पानी ज़्यादा होने की वजह से जो पानी होता है वो आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगता है। तो नदी के जो आसपास के इलाके होते हैं वो पानी से डूब जाते हैं। ऐसे करके उन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जब ये बाढ़ का पानी सूख जाता है तो वहां पर एक समतल उपजाऊ मैदान तैयार होता है, जिसको बाढ़ग्रस्त समतल उपजाऊ मैदान भी कहा जाता है। क्योंकि नदी का जो पानी होता है अपने साथ अवसादों को लेकर आता है, बारीक महीन मिट्टी को लेकर आता है। तो बाढ़ के रूप में जब ये पानी फैलता है तो ये बारीक अवसाद भी उस पानी में मिले हुए होते हैं। जब ये पानी सूखता है तो आसपास के क्षेत्रों में वो अवसाद भी निक्षेपित हो जाते हैं। तो ऐसे करके उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान तैयार हो जाता है। नदी के उत्थित जो तट हैं, उठे हुए जो तट हैं, उनको तटबंध कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, उठे हुए जो तट हैं इनको तटबंध कहा जाता है। नदी जो है अपने अंतिम समय में पहुंचकर, यानी जब नदी समुद्र के किनारे पहुंचती है, समुद्र तक पहुंचती है, तब इसका जो प्रभाव होता है अत्यंत मंद हो जाता है। इसके प्रभाव के अत्यंत मंद होने की वजह से जो नदी है वो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। अनेक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अनेक छोटी छोटी उपधाराएं यहाँ पे विभाजित हो गई हैं। इनको वितरका कहते हैं। प्रत्येक वितरका जो है निक्षेपित मलबे से अपने मुहाने का निर्माण करती है। क्योंकि नदी अपने साथ अवसादों को परिवहित करती है। जब ढाल या प्रवाह मंद हो जाता है तो प्रवाह मंद होने की वजह से जो अवसाद हैं उन अवसादों का निक्षेपण करने लगती है। तो जो यहाँ पर वितरकाएं बनी हुई हैं, नदी की कई सारी वितरकाएं बनी हुई हैं, इन वितरकाओं के मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण होने लगता है। अवसादों के निक्षेपण होने की वजह से यहाँ पर एक डेल्टा तैयार होता है। इन सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर समुद्र में जो बढ़ा हुआ पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको डेल्टा कहा जाता है। यहाँ पर नोट के रूप में संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया गया है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। इसके अलावा अन्य जलप्रपातों में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित नियाग्रा वाटरफॉल है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया वाटरफॉल है। अब यहाँ पर समुद्री तरंग के कार्य बताए गए हैं। जैसे हमने नदी के कार्य देखे थे कि नदी कैसे धरातल पर स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, तो वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि समुद्री तरंगें जो हैं कैसे तटों पर स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण से जो तटीय स्थलाकृतियाँ हैं ये बनती हैं। समुद्री तरंगें जो है लगातार सैलों से या चट्टानों से टकराती रहती हैं, जिससे कि इन चट्टानों में दरार विकसित होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये तरंगें जो है लगातार चट्टानों से टकरा रही हैं, इसकी वजह से इन चट्टानों में दरार विकसित हो जाती है। और समय के साथ साथ ये दरारें जो होती हैं ये और ज़्यादा बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, तब इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के और बड़े होते जाने से इनमें केवल छती बचती है, इनमें केवल क्या है, छत बचती है, पीछे का जो भाग होता है हट जाता है, तब इसे तटीय मेहराब कहा जाता है। और जब लगातार अपर्दन होता रहता है, लगातार ये समुद्री तरंगें टकराती रहती हैं, इसकी वजह से ये छत को भी तोड़ देती हैं, तो केवल दीवार बचती है। तो दीवार जैसी इन आकृतियों को फिर स्टैक कहते हैं। तो दीवार जैसी जो आकृति बचती है एकदम खड़ी, इसको स्टैक कहा जाता है। देखिए, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तट जो होते हैं उनको समुद्र भृगु या सी क्लिफ कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये समुद्री तट है और समुद्री जल है। समुद्री जल के ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई तट तो है नहीं, जैसा कि आप देखो रेत वगैरह का कोई तट है नहीं। यहाँ पर केवल आप क्या दिख रहे हैं, शैली तट है, यानी चट्टानी तट है, चट्टानों का एक तट है। और ये ऊपर ऊर्ध्वाधर तट है, यानी समुद्र के लेवल में तट नहीं है बल्कि ऊपर उठा हुआ तट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका समुद्र है और समुद्र से उठा हुआ तट है, इस तरह का चट्टानी तट है। तो इस तरह के तट को क्या कहा जाता है, समुद्र भृगु कहा जाता है। इसको समुद्र भृगु या सी क्लिफ कहते हैं। समुद्री तरंगें जब किनारों पर अवसाद जमा कर देती हैं, तब समुद्री पुलिन का
निर्माण होता है। ये समुद्री तरंगें जो है अपने साथ अवसाद में लेकर आती हैं और जो किनारा है उस पर इनका निक्षेपण करती हैं। इसकी वजह से समुद्री पुलन का निर्माण होता है। आगे यहाँ पर हिमनद के कार्य बताए हैं, यानी वर्क ऑफ ग्लेशियर। हिमनद जो है, हिमनद या फिर हिमानी जो है, ये बर्फ की नदी होती है। हिमनद जो है चूंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ये पाए जाते हैं, तो हिमनद के नीचे कठोर चट्टानें या गोलास मिट्टी या पत्थर पाए जाते हैं। तो हिमनद जो है अपने नीचे जो चट्टान है या पत्थर वगैरह है, इनको अपर्दित करते हैं। तो इनके अपर्दन की वजह से गुलास्मी मिट्टी और पत्थर जो होते हैं ये भूदृश्य का भी अपर्दन करते हैं। यानी जैसे जैसे हिमनद सरकता है वैसे वैसे हिमनद के नीचे जो पत्थर वगैरह होते हैं इन पर भी दबाव पड़ता है, तो ये भी अपर्दित होते हैं। तो ये जब अपर्दित होंगे तो इनके नीचे की जो भूदृश्य होगा ये भी अपर्दित होगा। हिमनद जब किसी स्थान पर गहरे गर्त का निर्माण करते हैं तो वहां पर उस गर्त के गड्ढे के पिघलने की वजह से वहां पर उस गड्ढे में जल भर जाता है, तो वहां पर एक सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत, तलछट, ये मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप जो है हिमनद हिमोड़ ये ग्लेशियल मोरेन्स का निर्माण करते हैं। ये हिमनद जो है अपने साथ बड़े या छोटे सेलों को लेकर आते हैं, रेत या तलछट जो मिट्टी है इनको भी लेकर आते हैं, उनको निक्षेपित कर देते हैं और इनके निक्षेपण की वजह से हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। अब यहाँ पर पवन के कार्य बताए गए हैं। देखिए, पवन जो है रेगिस्तान में अपर्दन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में जब आप जाएंगे तो आप इस तरह के कुछ सेल देखेंगे। इन सेलों को छत्रक सेल कहा जाता है, यानी इनका जो ऊपरी भाग होता है ये चौड़ा होता है और निचला भाग काफी ज्यादा पतला होता है। यानी कि जब रेगिस्तानी भागों में पवन चलती है तो पवन इन छत्रक सेलों के ऊपरी भाग की अपेक्षा इसके निचले भाग को आसानी से काटती है। तो इस वजह से इसका जो आधार होता है, आधार काफी ज्यादा संकीर्ण हो जाता है और इसका शीर्ष जो होता है काफी ज्यादा विस्तृत हो जाता है। जब यहाँ पर पवन चलती है तो पवन अपने साथ रेत को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और जब पवन का भाव रुकता है तो यह वहां पर रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसको बालू टिब्बा या फिर सैंड ड्यून्स कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो जो पवन है ये उनको उठाकर अत्यधिक दूरी तक ले जा सकती है। जब ये बालू के कण एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो ऐसे क्षेत्र को लोएस कहते हैं। यहाँ पे बताया गया कि चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा लोएस मैदान जो है चीन में ही पाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी अवश्य देखा कीजिए, ताकि जो भी आप यहाँ पर पढ़ें उसका अभ्यास कर सकें। इसके अलावा अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप नोट्स को डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से परचेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।